हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से अगेन मैं आपके लिए एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। ये टॉपिक दरअसल इतना इम्पोर्टेंट है कि अक्सर हर साल स्टेट पीसीएस और यूपीएससी जैसे इम्पोर्टेंट और प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये टॉपिक चूँकि इतना इम्पोर्टेंट है कि इसके किसी भी पहलू को स्किप नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते, इसलिए मैंने इस चैप्टर पे 2 पार्ट्स में इसे मैंने डिवाइड किया है। पहले पार्ट्स में हम आधुनिक भारत के इतिहास में भारत में प्रेस का विकास और ब्रिटिश समाचार पत्र तक देखेंगे। उसके बाद वाले पार्ट्स में हम प्रेस पे लगाए गए अलग अलग तरह के एक्ट्स और प्रतिबंध और विभिन्न तरह के अधिनियम इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है राकेश कुमार ज्योति और आप हैं आईक्यू स्टडी पे। प्रिंट एंड मीडिया कम्युनिकेशन आज हमारे लाइफ स्टाइल की एक अहम ज़रूरत बन गई है। यही प्रिंट एंड मीडिया कम्युनिकेशन ने भारत की आज़ादी में एक अहम भूमिका निभाई थी, क्योंकि उपनिवेशवादी भारत में प्रिंटिंग प्रेस के आने से आदान प्रदान एवं ट्रांसमिशन एवं सोशल अवेयरनेस की जो प्रक्रिया थी वो कम खर्चीली हो गई थी। और इसका परिणाम ये हुआ कि लोगों में आपस में एक दूसरे से पहुंच और बात करने का जो तरीका था वो बहुत ही सुलभ और आसान हो गया था, और ये तरीका व्यापक पैमाने पर फैलता जा रहा था। अंग्रेज़ों द्वारा देसी भाषा के अखबारों में अनेक तरह के प्रतिबंधों के बावजूद भी इंडियन प्रेस एंड मीडिया ने तेज़ी से वृद्धि किया, और इसी विकास ने ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ देश में एक सशक्त विद्रोह तैयार किया और संपूर्ण देशवासियों को राष्ट्रवाद के एक सूत्र में बांध दिया। भारत में 16वीं सदी में ही प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हो गई थी। इसकी शुरुआत हुई गोवा के पादरियों ने 1557 में एक पुस्तक छापी और भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला प्रेस 1684 में मुंबई में स्थापित किया। हालांकि इस काम को भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने गोपनीय रखा। वे नहीं चाहते थे कि उनके अनैतिक एवं निजी व्यापार की जानकारी ब्रिटिश पार्लियामेंट को हो। इस बात का पता हमें 1766 में कंपनी के एक असंतुष्ट कर्मचारी विलियम बेल्ट्स से एक लेख से पता चलता है, जिसमें उसने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की पॉलिसी के खिलाफ लिखा था। लेकिन जल्द ही बोल्ट्स को इसकी सज़ा मिली और उन्हें पदच्युत करके इंग्लैंड वापस भेज दिया गया। आगे चलकर भारत में इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म के क्षेत्र में प्रथम प्रयास जेम्स ऑगस्टन हिक्की द्वारा सन 1780 में किया गया। हिक्की ने बंगाल गज़ट तथा द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर पब्लिश किया। हिक्की ने निष्पक्ष एवं शासकीय आलोचनात्मक रवैये से जल्दी ही ब्रिटिश उनसे नाराज हो गए एवं उनके प्रेस को बंद करवा दिया गया। यही हाल 1788 ईस्वी में मद्रास कुरियर नामक समाचार पत्र का भी हुआ। जब भी कोई समाचार पत्र कंपनी के विरुद्ध कोई न्यूज़ पब्लिश करता तो कंपनी प्री सेंसरशिप पॉलिसी से उसे क्रिमिनल ऑफेंस करार दे देती। गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा 1816 में प्रकाशित बंगाल गज़ट किसी भी भारतीय द्वारा पब्लिश्ड पहला न्यूज़पेपर था। इसके अलावा भारतीय द्वारा हिंदी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड था, जिसका प्रकाशन सन 1826 में कानपुर के जुगल किशोर ने किया था। सन 1818 में मार्समैन द्वारा बांग्ला भाषा में दीर्घदर्शन नामक मासिक या राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे जिन्हें राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय जाता है। राजा राम मोहन राय के बारे में हम आगे अपने अगले डिस्कशन में आगे जिक्र करेंगे। फिलहाल
उन्होंने सन 1821 में अपने साप्ताहिक पत्र संवाद कौमुदी और सन 1822 में फारसी पत्र मिरातुल अखबार का प्रकाशन कर भारत में प्रगतिशील राष्ट्रीय प्रवृत्ति के समाचार पत्रों का शुभारंभ किया। सन 1851 में दादा भाई नौरोजी, जिसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत के वयोवृद्ध व्यक्ति के नाम से इनको सम्मानित किया गया है, इन्होंने बम्बई में एक गुजराती समाचार पत्र रफ्त गोफ्तार का प्रकाशन आरंभ हुआ। इसी समय 19वीं शताब्दी में महान भारतीय पत्रकार हरिश्चंद्र मुखर्जी ने कलकत्ता में हिंदू पैट्रियोट्स नामक एक पत्र का प्रकाशन किया। यहाँ आप अमृत बाजार पत्रिका का ये क्लिप देख पा रहे हैं। भारतीय स्वामित्व वाले समाचार पत्रों की संख्या और प्रभाव में 19वीं शताब्दी में परवर्ती काल में तेजी से वृद्धि हुई। शिशिर कुमार घोष तथा मोतीलाल घोष द्वारा संपादित अमृत बाजार पत्रिका ABP तथा मद्रास में प्रकाशित द हिंदू प्रभावशाली पत्र थे। देसी भाषाओं के प्रेस पर लगे प्रतिबंध से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका तत्काल एक अंग्रेजी का समाचार पत्र बन गई। तो हम जिस एक्ट के बारे में बात करेंगे उसे वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कहते हैं। दरअसल वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट इसलिए लाया गया था कि अंग्रेज़ों को ये भय था कि भारतीय अपने क्षेत्रीय और देसी भाषा में अंग्रेज़ों के खिलाफ षड्यंत्र करते रहते हैं और उनके अगेंस्ट जब वो बात करते हैं तो इससे राष्ट्रवाद की उत्पत्ति होती है। इसलिए उन्होंने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया ताकि इस एक्ट के तहत जितने भी देसी और क्षेत्रीय भाषाओं में जो समाचार पत्र आते थे उनकी भाषा को ख़त्म करके सिर्फ एक भाषा यानी इंग्लिश में सभी समाचार पत्र को छापा जाए ताकि छपने वाले हर एक लेख पर अंग्रेज अपनी नज़र गड़ा सकें। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से प्रभावित होने वाला सोम प्रकाश एक बांग्ला वीकली मैगजीन के रूप में 1858 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। इसके संपादक ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। इनका दृष्टिकोण राष्ट्रवादी था। यही एकमात्र ऐसा समाचार पत्र था जिसके विरुद्ध लॉर्ड लिटन का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया गया। ये देख पा रहे हैं आप, ये लॉर्ड लिटन हैं और इन्होंने ही वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि दरअसल ये प्रेस एक्ट सभी क्षेत्रीय और रीजनल लैंग्वेज को बंद करके उसके जगह इंग्लिश में सभी न्यूज़पेपर को छापने की एक पॉलिसी थी, एक विधि बनाया गया जिसके तहत अंग्रेज हर एक अखबार पे अपनी नज़र गड़ा सके कि अखबार के माध्यम से कहीं देश में राष्ट्रवाद के चिन्ह तो सामने नहीं आ रहे हैं। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से प्रभावित होकर बाल गंगाधर तिलक ने बम्बई में अंग्रेजी में मराठा और मराठी में केसरी का प्रकाशन किया। देखिए, दरअसल कुछ स्टूडेंट अक्सर मुझे कहते रहते हैं कि केसरी और मराठा का जो संपादन है वो दरअसल बाल गंगाधर तिलक के अलावा भी हमें कई नाम पढ़ने को मिलते हैं। तो ये नाम भी सही है क्योंकि केसरी जो है इसका जो संपादन था वो पहले आगरकर तथा मराठा का संपादन केलकर करते थे, जिसे इनके छोड़ने के बाद फिर जब इसे वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लग गया तब इसका संपादन बाल गंगाधर तिलक ने शुरू कर दिया था। आइए अब कुछ ब्रिटिश न्यूज़पेपर को देखते हैं। दरअसल टाइम्स ऑफ इंडिया 1861 में, स्टेट्समैन 1875 में, फ्रेंड्स ऑफ इंडिया मद्रास मेल, पायनियर इलाहाबाद से प्रकाशित होता था। सिविल एंड मिलिट्री गज़ट लाहौर से और इंग्लिश मैन आदि इन एंग्लो इंडियन अखबारों में इंग्लिश मैन जो है वो सर्वाधिक रूढ़िवादी और रिएक्शनिस्ट न्यूज़पेपर माना जाता है। स्टेटमैन एक लिबरल न्यूज़पेपर माना जाता है तथा पायनियर
एक गवर्नमेंट फेवरेबल न्यूज़पेपर माना जाता है। चलिए, इसके अलावा अब हम देखते हैं कि उपनिवेशवादी काल में जब अंग्रेज अपने लिए और अपनी ब्रिटिश सत्ता की नींव को सुरक्षित रखने के लिए जब वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का इन्होंने एक जाल बुना, तो इसके साथ लगातार से बहुत सारे ऐसे प्रेस एक्ट लाना इन्होंने शुरू कर दिया जो भारतीय प्रेस की कमर तोड़ने पर आतुर था। चलिए, इसी में से देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट प्रेस एक्ट्स के बारे में। जैसे लॉर्ड वेलेस्ली प्रेस नियंत्रण अधिनियम 1799। दरअसल ये समाचार पत्रों का पत्रेक्षण अधिनियम 1799 के नाम से जाना जाता है। समाचार पत्र को संपादक, मुद्रक और स्वामी का नाम स्पष्ट रूप से छापना जरूरी था। ये इस तरह का अधिनियम था। प्रकाशन को प्रकाशित किए जाने वाले सभी तत्वों को सरकार के सचिव के सम्मुख पूर्ण प्रत्यक्षण के लिए भेजना जरूरी था। इन नियमों को खिलाफ जाने या इन्हें भंग करने पर तुरंत डिपोर्टेशन का दंड मिलता था। इस अधिनियम को आगे पत्रिकाओं, पैम्फलेट्स तथा पुस्तकों पर भी लागू कर दिया गया, जो कि 1807 तक चलता रहा। भारतीय प्रेस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए 1823 का एक प्रेस एक्ट भी लाया गया था। जनरल जॉन एडम्स ने सन 1823 में भारतीय प्रेस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। इस प्रेस अधिनियम के बारे में हम जानते हैं। दरअसल मुद्रक तथा प्रकाशक को मुद्रणालय स्थापित करने के लिए अनुज्ञप्ति लेनी होती थी। अनुज्ञप्ति के बिना किसी भी साहित्य को मुद्रक अथवा प्रकाशित करने पर जुर्माना अथवा कारावास की सजा का प्रावधान था। गवर्नर जनरल को अधिकार था कि किसी भी अनुज्ञप्ति को रद्द कर दे अथवा नया प्रार्थना पत्र जारी कर दे या इशू कर दे। कार्यवाहक गवर्नर जनरल जॉन एडम्स का कानून विशेषतः उन समाचार पत्रों के विरुद्ध था जो भारतीय भाषाओं में प्रकाशित अथवा भारतीयों द्वारा प्रकाशित होते थे। उदाहरण के लिए राजा राम मोहन राय, ये आप देख पा रहे हैं इस पिक्चर में राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय की पत्रिका मिरातुल अखबार को बंद होना पड़ा तथा जो एस बकिंघम की जो इंग्लैंड में उदासित कर दिया गया। जॉन एडम्स की आज्ञा के पश्चात केवल 3 बांग्ला और 1 फारसी के समाचार पत्र कलकत्ता में छपते रहे। भारतीय समाचार पत्रों का स्वतंत्र होना 1835 में लॉर्ड बेंटिक के समाचार पत्रों के प्रति उदारवादी रूप अपनाया। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय समाचार पत्रों के लिए एक उदारवादी रूप उन्होंने अपनाया। इसी दरमियान चार्ल्स मेडकाफ, जो कि 1835 से 36 में 1823 ईस्वी में अनुज्ञप्ति नियम को रद्द कर दिया गया तथा 1835 ईस्वी में इसलिए उसे भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है, क्योंकि लॉर्ड मैकाले के परामर्श पर चार्ल्स मेडकाफ द्वारा एक ऐसा अधिनियम बनाया गया कि मुद्रक तथा प्रकाशक को अब केवल प्रकाशन के स्थान की निश्चित सूचना ही देनी थी। यह कानून 1556 ईस्वी तक चलता रहा। ये आप देख पा रहे हैं चार्ल्स मेडकाफ, जिन्हें भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। इसके बाद लाइसेंसी अधिनियम 1857 में देखेंगे कि 1857 के विद्रोह से निपटने के लिए ब्रिटिश सरकार ने दरअसल 1 वर्ष की अवधि के लिए बिना लाइसेंस मुद्रणालय रखने और प्रयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। यह केवल एक संकटकालीन व्यवस्था थी। ये एक बस कुछ ही क्षणों के लिए रही और इसकी अवधि भी बस 1 साल ही थी। उसके समाप्त होते ही मेडकाफ के बनाए गए अधिनियम फिर से चालू हो गए। पंजीकरण अधिनियम 1867। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक मुद्रित पुस्तक तथा समाचार पत्र पर मुद्रक, प्रकाशक और मुद्रण स्थान का नाम होना अनिवार्य था तथा प्रकाशन के 1 माह के भीतर पुस्तक की एक प्रति स्थानीय सरकार को निःशुल्क भेजनी होती थी। सन
1969-70 में हुए बहावी विद्रोह के कारण ही सरकार ने राजद्रोही लेख लिखने वालों के लिए आजीवन अथवा कम काल के लिए निर्वासन या फिर दंड का प्रावधान किया था। जैसा कि मैंने आपको वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के बारे में पहले ही बताया है कि लॉर्ड लिटन ने इसे इंट्रोड्यूस किया था और लॉर्ड लिटन के वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लागू किया और इसका एक व्यापक प्रभाव पड़ा भारतीयों पर। इस अधिनियम के परिणाम स्वरूप भारतीयों में एक नई चेतना का संचार हुआ। सरकार द्वारा उठाए गए नए किसी कदम से उन्हें इतना प्रभावित नहीं किया था जितना कि इस एक्ट ने किया था। बुद्धिजीवी भारतीयों ने प्रेस एक्ट को रद्द कराने के लिए जो विभिन्न साधन अपनाए थे वे विकसित और आधुनिक साधन थे। अभी तक भारतीयों ने इतने बड़े पैमाने पर इस प्रकार के इन साधनों का प्रयोग नहीं किया था। अधिनियम की ओर आम जन का ध्यान आकृष्ट करने के लिए सार्वजनिक सभाएं बुलाई गईं और अधिनियम के विरुद्ध हस्ताक्षर किए गए तथा इस अधिनियम का भरजोर विरोध किया गया। तो ये था पार्ट 1 जिसमें मैंने आपको प्रेस एक्ट के बारे में एक डिटेल बताया है और ये डिटेल अभी आगे और भी कंटिन्यू होगी। कुछ डिटेल्स के बारे में हम और भी जानेंगे, जैसे 1910, 1908, 1947, 1951 और 1954 से लेकर 1907 तक प्रमुख प्रेस अधिनियम, इन सभी के बारे में हम जानेंगे पार्ट 2 में। अगर आपने पार्ट 1 देख लिया है तो पार्ट 2 को निश्चित तौर पे देखें, क्योंकि उसमें आपको भारतीय प्रेस और उस पे लगाए गए विभिन्न एक्ट से आप रूबरू हो पाएंगे। और अगर आपने इन दोनों वीडियोस को देख लिया तो यकीन मानिए फिर किसी भी बुक से आपको कहीं भी कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारा निचोड़ मैंने आपको इन वीडियो में भर दिया है। ठीक है, तो मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में।